डियर एस्पिरेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका स्मार्ट आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग टॉपिक सीरीज के अंतर्गत ईरान इजराइल वॉर टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो करंट का इशू होने के कारण हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, यूपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो मिडिल ईस्ट रीजन है, लगातार वहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और साथ में आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में लगातार यूएसए एक अपनी भूमिका को बढ़ाता चला जा रहा है। तो इस बढ़ती भूमिका के कारण और चलते वॉर के कारण यूपीएससी कुछ हमसे सवाल पूछे जाने की संभावनाओं को रूप में देख सकता है, या उनकी संभावना हमसे अधिक हो सकती है। पहला सवाल हमसे ये हो सकता है, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन वैश्विक संस्थाओं का विकास किया गया था, क्या वो आज के समय अप्रासंगिक नजर आती हैं? जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करना था, क्या वो इस प्रयास में असफल नजर आ रही है? दूसरा हमसे क्या सवाल हो सकता है, देखा जाए तो, कि जो मिडिल ईस्ट रीजन है, इस क्षेत्र में लगातार बढ़ता तनाव और अन्य देशों की बढ़ती भूमिका के कारण कहीं ना कहीं इसका जो जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि ये क्षेत्र न केवल एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में रिच रीजन है, बल्कि स्ट्रेटजिक लोकेशन के आधार पर देखेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए विश्व में वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, या आपका इंडिया हो, सब के सब इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं, अपने एक अच्छे संबंध के रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। हर कंट्री ऊर्जा सुरक्षा के मामले में सिक्योर होना चाहता है, सुरक्षित होना चाहता है। ये हमसे इस रूप में एक सवाल हो सकता है इसके महत्व को लेकर। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे तो कि 1973 के आसपास हम बात करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ऑयल क्राइसिस या तेल संकट की स्थिति बनी हुई थी, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जो ओपेक कंट्री थी और एक तरफ यूएसए था। तो यूएसए के द्वारा अपनी स्वतंत्र रूप से एनर्जी पॉलिसी बनाई गई थी, वहीं पर ओपेक के द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनी एनर्जी पॉलिसी को बनाया गया था। और जब ये एनर्जी पॉलिसी बनकर तैयार हो रही थी, उसी समय से और आज तक हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अपने हितों को लेकर टकराव की स्थिति बनी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं ओपेक कंट्री है, उन पर अपना प्रभाव चाहता है, नियंत्रण चाहता है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो पर हमला किया गया और उनको बंधक बनाकर अमेरिका लाया गया। और अमेरिका लाने के बाद ही ट्रंप ने सबसे पहले वहाँ की जो ऑयल पॉलिसी है, एनर्जी पॉलिसी है, उसको डिसाइड करने का प्रयास किया, निर्धारित किया कि वहाँ से कौन कंट्री है जो ऑयल परचेज करेंगे, कौन परचेज नहीं करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज़ कौन बना रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बना रहा है। क्योंकि हमें ये पता है कि जो वेनेजुला ओपेक कंट्री के अंतर्गत एक ऐसा कंट्री है जिसके पास प्रूव्ड ऑयल रिजर्व वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। और अभी हम देख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के द्वारा सीधा हमला किया गया और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला खुमनी को मार गिराया गया। और कहीं ना कहीं अमेरिका का अभी ये प्रयास है कि वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बने, सरकार बने, वो अमेरिका की समर्थक हो, तभी वहाँ की एनर्जी पॉलिसी को डिसाइड कर पाएगा। क्योंकि ये हमें देख रहे हैं कि जो ईरान है वो वैश्विक स्तर पर या वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे कि ऑयल रिजर्व के रूप में या प्रूव्ड ऑयल रिजर्व के रूप में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। और साथ में आप और भी देख रहे होंगे, जैसे सऊदी अरब है, आप देखेंगे यूएई है। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि इनके साथ यूएस के रिलेशन पहले से ही ठीक है। पहले से रिलेशन ठीक किसके पास नहीं थे? एक वेनेजुला था, कहीं ना कहीं ईरान था। तो कहीं ना कहीं इसका पर्दा प्रभाव यूएसए का इन क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं उसके एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है। हमसे इस फॉर्मेट में सवाल हो सकता है। और हमसे ये सवाल इस रूप में भी हो सकता है कि मान लीजिएगा कि अमेरिका के द्वारा हाल ही में वेनेजुला पर अपना प्रभाव बढ़ाना, ईरान पर अपना प्रभाव बढ़ाना, साथ ही रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अपना प्रभाव बढ़ाना, क्या ये न्यू कॉलोनियलिज्म अर्थात आधुनिक उपनिवेशवाद की ओर बढ़ता स्तर तो नहीं है? ये बढ़ता हुआ एक इंडिकेशन तो नहीं है? क्या हम आज एक आधुनिक उपनिवेशवाद की ओर चल रहे हों? ये हमसे सवाल हो सकता है। और हम लोग संभावना तलाशने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि एक ये हो सकता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूएसए, अमेरिका, क्या बल के आधार पर कुछ देशों में वो डेमोक्रेसी लाने का प्रयास कर रही है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर हम इन चीज़ों को ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी किसी देश के द्वारा
दूसरे देश में बल के आधार पर डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया है, तो उसके परिणाम सबसे भयावह देखने को मिले हैं, बुरे परिणाम देखने को हमें मिले हुए हैं। साथ में ये कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो यूपीएससी हमसे पूछ सकता है, तो उन सवाल को अपने ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक को और बढ़ाने का हम आगे प्रयास करेंगे। इन पॉइंट्स पर चर्चा करने के बाद अब हम ईरान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे जिसे आज हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रूप में देख रहे हैं। वह क्षेत्र पहले पर्शिया रीजन के अंतर्गत फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। इसका एक अपना गौरवशाली अतीत है, एक इसकी समृद्ध विरासत रही है। आप देख रहे होंगे कि 3rd सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी के बीच में यहाँ तो ग्रेट एम्पायर का ओरिजिन होता है। एक है एकेमेड एम्पायर, जिसके अंतर्गत साइरस सेकंड और डेरियस फर्स्ट जैसे ग्रेट रूलर होते हैं। उनके समय जो उस समय का फारस था, उसके अंतर्गत आज का तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ भूभाग सम्मिलित हुआ करते थे। और ये वो समय था जहाँ पर जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन है, जिसे हम पारसी धर्म कहते हैं, उसका उद्भव हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था। लोग उससे संगठित होते चले जा रहे थे, तो धर्म भी कहीं ना कहीं अपने आप को संगठित करते हुए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही यहाँ आप देखेंगे कि एकेमेड एम्पायर के बाद सासानी एम्पायर आता है, तो यहाँ के जो जोरोस्ट्रियन रिलीजन था, जो पारसी धर्म था, उसको यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया जाता है। तो जो पर्शियन रीजन है, मिड 7th सेंचुरी तक आते आते पूरी तरीके से पारसी धर्म को मानने वाले लोगों का एक क्षेत्र बन जाता है। और मिड 7th सेंचुरी के समय एक घटनाक्रम अरेबियन क्षेत्र में देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा लगातार इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसकी शिक्षाओं को फैलाया जा रहा था। और दुर्भाग्यवश रूप से आप देखेंगे 632 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होती है, तो इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उनके खलीफाओं पर थी। तो खलीफा का मतलब होता है इस्लाम में पॉलिटिकल लीडर के रूप में। तो आप देखेंगे जैसे ही अरेबियन क्षेत्र के अंतर्गत इस्लाम का प्रभाव बढ़ता है और पूरा कन्वर्ट होता है, तो वह उस अरेबियन क्षेत्र से निकलकर पर्शियन क्षेत्र की ओर मूव करता है, चलता है। तो टकराव किससे होगा? कहीं ना कहीं पर्शियन रीजन के पारसी धर्म से होगा। तो यहीं पर हमें 636 ईस्वी के आसपास बाटल ऑफ अल कादसिया देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ पर्शियन रीजन के अंतर्गत सासानी एम्पायर है, जहाँ पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। और वहीं पर देखेंगे कि इस्लाम के प्रचार जो प्रसारक हैं खलीफा के रूप में रशीदुन हैं, और उनके साथ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो आपस में वहाँ टकराव होता है, संघर्ष होता है। और आप देखेंगे 636 ईस्वी से लेकर 651 एडी तक जो पर्शियन रीजन था, ये पूरी तरीके से इस्लामिक रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो वो तो यहाँ रहते ही हैं, और जो कबूल नहीं करते हैं या तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है। और भारत में आप देख रहे हैं जो पारसी लोग हैं वो मूलतः ईरान से आए हुए लोग हैं। जब कब निकाले गए थे? बाटल ऑफ अल कादसिया के समय निकले हुए लोग हैं। तो यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है पर्शियन रीजन, 651 ईस्वी तक आते आते पूरी तरीके से इस्लाम धर्म को मानने वालों का क्षेत्र बन चुका था। और आप ये जानते भी होंगे कि जो इस्लाम रिलीजन है उसके अंदर दो सेक्ट हैं, एक है सुन्नी सेक्ट और एक है शिया सेक्ट। तो शुरुआती स्तर में जो पर्शियन रीजन था, इस पर सुन्नी सेक्ट का प्रभाव सबसे अधिक था और सुन्नी सेक्ट की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर्शियन रीजन के अंतर्गत सफ़ाविद डायनेस्टी का विकास होता है, तो उसके जो पहले शासक हुए, रूलर हुए, वो थे इस्माइल शाह। उन्होंने आते ही सुन्नी सेक्ट की बातों को मानने से, शिक्षाओं को मानने से इनकार कर दिया और शिया सेक्ट को यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। और तब से लेके अब तक जो पर्शियन रीजन था, जिसे हम पहले पर्शियन रीजन के नाम में जानते थे, आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, वो विश्व में सबसे अधिक शिया धर्म को मानने वाले लोगों का क्षेत्र बन चुका था और आज भी बना हुआ है। और आप देखेंगे सफाविद डायनेस्टी के बाद यहाँ पर जो सबसे अंतिम डायनेस्टी आई है वो है पहलवी डायनेस्टी। और पहलवी डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे रेजा शाह पहलवी। तो रेजा शाह पहलवी के द्वारा 1925 से लेकर 1935 के बीच में यहाँ अत्यधिक बदलाव किया गया, विकास किया गया, इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया गया। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया कि जिसे हम पहले फारस के नाम से जान रहे थे, उसका नाम बदलकर उन्होंने ईरान कर दिया। तो ईरान कब हुआ है नाम इसका? 1935 में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? रेजा शाह पहलवी के द्वारा। और जैसे ही रेजा शाह पहलवी के बाद जो आप देख रहे हैं पहलवी डायनेस्टी के अंतर्गत मोहम्मद रेजा शाह पहलवी सत्ता संभालते हैं या सत्ता की बागडोर संभालते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक लिबरल लीडर के रूप में बैठे, एक उदारवादी नेता के रूप में थे। और उदारवादी नेता के रूप में होने के कारण उन्होंने क्या किया, इस ईरान क्षेत्र के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन को अधिक सपोर्ट किया।
उसका समर्थन किया। और जब इसका समर्थन किया तो यहाँ वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव अधिक बढ़ता चला गया। और जब वेस्टर्न कल्चर का यहाँ प्रभाव बढ़ेगा तो जो लोग इस्लामिक धर्म कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने इसे अपने धर्म पर प्रहार के रूप में देखा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी हैं, वो हिजाब विरोधी थे और वो धर्म और शासन को अलग अलग तरीके से देखते थे। तो कहीं ना कहीं जो इस्लामिक धर्म कट्टरपंथी थे, उन्होंने इस वेस्टर्न कल्चर को अपने धर्म के ऊपर एक प्रहार के रूप में देखा, जिनमें प्रमुख व्यक्ति थे अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब। उन्होंने लगातार कह सकते हैं कि मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी और वेस्टर्न कल्चर का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जगह जगह जनसभाएं करना शुरू कर दी और उनके विरोध में भाषण देना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के द्वारा इन्हें ईरान से निर्वासित कर दिया गया। तो ये इराक और फ्रांस में रहते हुए भी लगातार क्या करते रहे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो मोहम्मद शाह रज़ा पहलवी के विरोध में लगातार जनसभाएं, भाषण, पत्र लिखते रहे और जनता के बीच में आक्रोश बढ़ाते रहे। आप देखेंगे कि जैसे ही 1979 के आसपास में जनता में आक्रोश तीव्र स्तर पर पहुंचता है, तो क्या होता है कि 14 वर्ष के बाद रूहुल्लाह खोमेनी साहब फ्रांस से वापस आते हैं और यहाँ पर ईरान के अंतर्गत जनमत संग्रह कराया जाता है। और जनमत संग्रह के अंतर्गत देखेंगे कि जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी थे, उनको सत्ता से हटाया जाता है और पहलवी डायनेस्टी के साथ ही यहाँ का जो राजा का पद हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया जाता है और अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब को यहाँ का लीडर चुन लिया जाता है। और खोमेनी साहब क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ का सुप्रीम लीडर घोषित करते हुए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रॉक्सी बार के रूप में, या कह सकते हैं प्रॉक्सी बार के रूप में कहें, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने धर्म को प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ संगठनों का विकास किया। जैसे आप देखेंगे तो आप लेबनान के अंतर्गत हिजबुल्लाह संगठन देखेंगे। जो हिजबुल्लाह संगठन है वो पूरी तरीके से रूहुल्लाह खोमेनी साहब की प्रतिनिष्ठा रखता है। उसका मतलब क्या है कि जो हमारी इस्लामिक शिक्षा संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना। यमन के अंतर्गत आप हूती देखेंगे और इसराइल के अंतर्गत जो पैलेस्टाइन है वहाँ आप हमास देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी वार के रूप में इनको रूहुल्लाह खोमेनी साहब के द्वारा दिया गया समर्थन था। और जैसे ही इस सत्ता के अंतर्गत रूहुल्लाह साहब खोमेनी आते हैं, वहीं से अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बन जाती है और वहीं संबंध खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि रूहुल्लाह खोमेनी साहब के आते ही सारी नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को ईरान के अंदर रोक दिया गया और पूरी तरीके से इस्लाम के अंदर जो बातें शामिल की गई हैं उन्हीं पर चर्चा करना शुरू कर दिया गया। तो ये एक हमने संक्षिप्त ब्रीफ रूप से ईरान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है। इसको हम क्या करेंगे कि करंट से लिंक करते हुए और जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें यूपीएससी संबंधित सारे सवाल देखने को मिलने लग जाएं, या हमसे सॉल्व होने की या सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएं, है ना। अब हम ईरान और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि जो आज ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। यदि 19th सेंचुरी की बात करें तो आप देखेंगे कि ईरान पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर, कंट्रोल बनाने को लेकर ब्रिटेन और रसिया लगातार युद्ध कर रहे थे। यहाँ ब्रिटेन के साथ यूएसए खड़ा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के एनर्जी रिसोर्स का प्रयोग दोनों देश अपने अपने लिए करना चाह रहे थे। और जो ये चलने वाला संघर्ष था, जो युद्ध था, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। और द ग्रेट गेम वॉर के कारण लगातार ईरान पिसता चला जा रहा था बीच में। और ईरान की जनता का शोषण होने के कारण ईरान के लोगों ने क्या किया, 1872 तक आते आते द ग्रेट गेम वॉर के खिलाफ बगावत कर दिया। और जब बड़े स्तर पर बगावत करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे रिजल्टेंट के रूप में 1905 में ईरान में पहली बार पार्लियामेंट का गठन किया गया। और साथ में देखेंगे कि जब दोनों ही देश इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव या नियंत्रण रखने में असफल होते हैं तो 1907 में बैठकर एंग्लो रशियन समिट के रूप में ईरान को दो भागों में बांट लिया जाता है। एक भाग रूस के कब्जे में और दूसरा भाग किसके कब्जे में होता है, ब्रिटेन और यूएसए कब्जे में। दोनों क्षेत्र के एनर्जी रिसोर्स का प्रयोग दोनों देश अपने अपने करते हैं। और आप ये देखेंगे कि 1907 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनने लग गई थी। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो ब्रिटेन के अंदर एक सोच डेवलप होती है, क्यों 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 ना अब पूरे ईरान पर कब्जा किया जाए, कंट्रोल स्थापित किया जाए, जिससे हम ईरान के अधिकतम संसाधनों का प्रयोग अपने हितों में कर लें। कहीं ना कहीं ये सोच डेवलप हो गई थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो आप देखेंगे कि ईरान इस सोच में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि
जब कब्जा नहीं कर पाता है, और साथ में आप देखेंगे कि ये एक वो समय आ गया है कि जहाँ पर ईरान में पहलवी डायनेस्टी का विकास होता चला जा रहा है। और पहलवी डायनेस्टी का विकास हो रहा था, तो वहाँ के जो शासक थे वो थे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। तो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के आने से और ब्रिटेन का इस पर नियंत्रण न होने से उन्होंने क्या किया कि उनके साथ मधुर संबंध स्थापित किए, अच्छे संबंध बनाए। और रसिया संबंध कैसे हो गए उनके, खराब हुए। तब ये देखा गया कि मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के संबंध ब्रिटेन और यूएसए के साथ अच्छे संबंध हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो ईरान के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनको सस्ते दामों पर किसको बेचना शुरू कर दिया, ब्रिटेन और यूएसए को। जब इनको सस्ते दामों में एनर्जी रिसोर्सेज मिलना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ईरान की जो इकोनॉमी थी वो कमज़ोर होने लग गई। और जब ईरान की इकोनॉमी कमज़ोर होने लग गई, तो क्या हुआ कि उस क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं भुखमरी भी बढ़ेगी, और भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जनता के अंतर्गत क्या होगा, असंतोष पैदा होगा, और लोग विरोध और विद्रोह के लिए आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी समय क्या हुआ, जो ईरानियन नेशनलिस्ट लोग थे जिनका ये मानना था कि जो ईरान के संसाधन हैं उनका प्रयोग ईरान के हित में होना चाहिए, ना तो ब्रिटेन के, ना तो अमेरिका के हित में होना चाहिए था। इस ईरानियन नेशनलिस्ट के रूप में मोसादिक एक उभरते हुए नेता थे, लीडर थे, जिन्होंने 1950 के अंतर्गत ईरानियन पार्लियामेंट में ऑयल इंडस्ट्रियल बिल पेश किया। और बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जो ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेस हैं उनके लिए सख्त प्रोविजन होना चाहिए। किसके लिए, ब्रिटेन और यूएसए के लिए। उन्हें आप सस्ते दामों में नहीं बेच सकते हैं। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि जितने भी ईरान के रिसोर्सेस हैं उनका प्रयोग सबसे पहले ईरान के लोगों के हितों में होना चाहिए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को रोका जा सके, गरीबी को रोका जा सके। तो क्या हुआ कि इस तरह की विचारधारा के साथ जब मोसादेक आगे बढ़ रहे थे, तो उनकी उस क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ता जन समर्थन देख क्या हुआ कि आने वाले समय में उन्हें ईरान का पीएम घोषित कर लिया गया, पीएम चुन लिया गया। तो जब मोसादिक ईरान के पीएम बनते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोग और अधिक प्रभावित हो रहे थे, तो जन समर्थन और बढ़ता चला जा रहा था। और जो मोसादिक के साथ जन समर्थन बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विरोध किसके रूप में हो रहा होगा, मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के खिलाफ हो रहा होगा। वहीं पर आप देख रहे होंगे कि जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी थे वो मॉडर्नाइजेशन को समर्थक थे, लिबरल लीडर थे, एक उदारवादी नेता थे जो मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे। और साथ में वेस्टर्न कल्चर के आने से उन्हें कोई दिक्कत हो नहीं रहा था ईरान में। लेकिन जो इस्लाम के अंदर जो धर्म कट्टरपंथी लोग थे, उनके अंदर देखा जाए तो अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब थे, वो कहीं ना कहीं इसे अपने शिया धर्म पर इसे प्रहार के रूप में देख रहे थे। तो वो लगातार इन पॉलिसीज का और मोहम्मद रेजा शाह पहलवी का लगातार विरोध करते चले जा रहे थे। तो दो विद्रोही गुट आप देख रहे होंगे, एक किसके साथ में है, अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब के साथ में है, और दूसरा किसके साथ में बनता जा रहा है, मोसादिक के साथ में, और वो पीएम भी बन रहे हैं और लोकप्रियता भी बढ़ती चली जा रही है। तो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी इन बढ़ते विद्रोह से परेशान होकर उन्हें ईरान को छोड़ना ही पड़ा। और जब वो ईरान छोड़कर बाहर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अब ईरान की जो सत्ता थी, उसकी बागडोर थी, उसकी जिम्मेदारी किनके पास थी, मोसादिक के आसपास हाथों में आ गई। और जब ये बागडोर मोसादिक के हाथों में आई, तो आप देखेंगे कि यहाँ से अमेरिका और ब्रिटेन के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ क्या हुआ कि संबंध खराब होना शुरू हुए। किसके, ईरान के और यूएसए के साथ में और ब्रिटेन के साथ में संबंध खराब होना शुरू हुए। सस्ते दामों पर तेल बेचना बंद कर दिया गया। और जब ये स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो 2 साल के भीतर ही अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, और मोसादिक को तख्ता पलट करते हुए वहाँ पर मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को दोबारा से गद्दी बिठाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि अब हम ईरान के साथ संबंध ठीक कर सकते हैं और उसका रिसोर्सेज का उपयोग हम अपने हितों में अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये हमें देखने को मिलता है। वहीं पर क्या हो रहा था कि मोसादिक तो तख्ता पलट हो गया, मोसादिक तो ईरान से गद्दी से हटा दिए गए, मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को बैठा दिया गया। लेकिन जो एक गुट तैयार हो गया था, जो इस्लामिक शिक्षा संस्कृति को अपनी मजबूती मान रहा था और वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ लगातार विद्रोह कर रहा था, तो वो था रूहुल्ला खोमेनी साहब के अंतर्गत। उन्होंने वो तो लगातार मोहम्मद शाह रेजा पहलवी का विरोध ही करते चले जा रहे थे। तो इन नीतियों से परेशान होकर, इस विद्रोह से परेशान होकर मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने क्या किया कि अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी को ईरान से निर्वासित कर दिया।
ईरान से निर्वासित होने के बाद जब वो इराक पहुँचे, जब वो आप देखेंगे फ्रांस पहुँचे, लेकिन वो लगातार इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे, अपने समर्थन में लगातार लोगों को जोड़ते रहे, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते रहे। और यहाँ पर क्या चल रहा था कि जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चों पर और लगातार दिए जाने वाले जो बेनिफिट्स थे, चाहे वो अमेरिका को, यूएसए को, उनकी वजह से ईरान की स्थिति इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत गिरती चली जा रही थी, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की स्थिति बनती जा रही थी। तो वहाँ की जनता में बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी के कारण लगातार रेजा शाह पहलवी के खिलाफ एक विद्रोह गुट बनता चला जा रहा था, लोगों के अंदर असंतोष बनता चला जा रहा था और लोग विद्रोह करने की भावना से तैयार बैठे हुए थे। तो इसका फायदा 15 फरवरी 1979 में अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब ने उठाया और वो सीधा कहाँ पहुँचे, ईरान पहुँचे और वहाँ पर प्लेबिसाइड कराया गया और जनमत संग्रह कराया गया। तो उस जनमत संग्रह में आप देखेंगे कि रूहुल्लाह खोमेनी साहब को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया ईरान का, और जो पहलवी डायनेस्टी के जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी थे, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। और ये पहलवी डायनेस्टी ईरान की आखिरी डायनेस्टी हुई। इसके बाद कोई राजा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से हटाने का मतलब ये था कि अब वो पूरी तरीके से वहाँ की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। अब जो शासन चलेगा ईरान पर, जो कंट्रोल रहेगा, वो किस तरह हमें शासन करना होगा, अब जिम्मेदारी किसकी थी? अयतुल्ला खोमेनी साहब की थी। तो जैसे ही वो ईरान में की गद्दी पर बैठते हैं, अपने आप को वो ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित करते हैं और साथ में ऐसे गुटों का निर्माण करते हैं जो प्रॉक्सी बार के रूप में लगातार शिया की संस्कृति और शिक्षा पद्धति का लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। उसमें आप देखेंगे कि 1985 के अंतर्गत और लेबनान के अंतर्गत हिजबुल्ला संगठन बनाया गया, और साथ देखेंगे यमन में हूती बनाए गए, और आप देखेंगे इजराइल में हमास बनाया गया। ये कहीं ना कहीं वो संगठन हैं जो अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के प्रति निष्ठा रखते थे। साथ में आप देखेंगे कि जब 1979 में जब एज ए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक IRGC का गठन किया जाता है, जो मिलिट्री ब्रांच थी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ऑफ गार्ड कॉप्स। इसका काम ये था कि ये ईरान में शिया पद्धति को इस्टेब्लिश करने में पूरा अपना बलपूर्वक या सॉफ्ट तरीके से जैसे काम कर सकती है, पूरी तरीके से काम करेगी। तो आप देखेंगे कि जो मोहम्मद रिया शाह पहलवी के समय जो ईरान था, वो मॉडर्नाइजेशन को तरफ अधिक मूव हो गया था। वो शिया रिलीजन से हटते हटते कहाँ पहुँच रहा था? कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण की ओर पहुँच चला जा रहा था। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो उस बढ़ते वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव को रोकने के लिए IRGC को लाया गया था, जो बलपूर्वक और सॉफ्ट तरीके से, दोनों तरीके से वहाँ पर शिया पद्धति को और शिया रिलीजन को इस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आप देखेंगे जैसे ही अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब का निधन होता है, तो उनके बाद जो गद्दी मिलती है, तो वो मिलती है अयातुल्ला अली खोमेनी साहब को। और जैसे ही अली खोमेनी साहब इस गद्दी पर बैठते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसी समय ईरान ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था। उसे लग रहा था कि अगर हम जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एक बड़ा वॉर करना पड़े, बड़ा युद्ध की स्थितियाँ बन सकती हैं। और ईरान अपने आप में तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसके पास पर्याप्त मात्रा में हथियारों का, या कह सकते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है सामूहिक विनाशक हथियारों का, जब तक हमारे पास जखीरा नहीं होगा या संसाधन या साधन हमारे पास मौजूद नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस तरह की स्थितियाँ बनती चली जा रही हैं। वहीं पर आप देखिएगा, एक बात अगर हम कहा जाए, आप देखेंगे कि जैसे ही अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी साहब का निधन होता है, तो उनके बाद जो ईरान की सत्ता आती है, वो आती है अयातुल्ला अली खोमेनी के पास। और जैसे ही अयातुल्ला अली खोमेनी के पास सत्ता आती है, तो वो पूरे अपने क्षेत्र को शिया बाहुल क्षेत्र बनाते हुए और अपनी संस्कृति को प्रभावशाली बनाते हुए काम करना शुरू कर दिए थे। इसके साथ में आप देखेंगे कि ईरान ने इस समय अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं ईरान परमाणु हथियार की ओर अपना कार्य कर रहा था। और साथ में आप देखेंगे कि ये वो समय है जहाँ पर चीन का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, रसिया का प्रभाव ईरान बढ़ता चला जा रहा था, वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो साथ में कहीं ना कहीं खोमेनी के आने से अमेरिका के और ईरान के संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे थे।
तो क्या हुआ कि आप देखेंगे कि 2014-15 के आसपास जब अमेरिका में बराक ओबामा आते हैं, तो बराक ओबामा के द्वारा पहली बार सीधे तौर पर ईरान के प्रधानमंत्री से, जिन्हें हम लोग जानते हैं हसन रूहानी से के नाम से जानते हैं, उनसे फ़ोन पर सीधी बातचीत की जाती है और कोशिश की जाती है कि दोनों बैठकर एक अपना डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करें, जिसके अंतर्गत ये तय किया जाए कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाशक हथियार को बनाने से रोकेगा, और साथ में हम अमेरिका के द्वारा जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे हम कम करने का प्रयास करेंगे। तो अब दोनों ने 2015 में JCPOA बनाया गया, जिसका मतलब था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ प्लान एक्शन। इसका मतलब ये था कि इसके अंतर्गत ईरान शामिल था और P5 कंट्री थी, प्लस जर्मनी शामिल था। अब जो जर्मनी है और P5 प्लस कंट्री है और ईरान है, इन दोनों ने मिलकर तय किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा और क्या करेगा, और अमेरिका जो इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान पर, उसको क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। तो ये साइन होने के बाद ही आप देखेंगे कि बराक ओबामा के बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट अमेरिका में आती है, तो वो इस JCPOA को मानने से इनकार कर देते हैं, और इनकार करने के साथ ही 2019 तक आते आते वो जो IRGC था, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ऑफ गार्ड कॉर्प्स था, उसको वो FTO घोषित कर देते हैं। यहाँ FTO का मतलब है फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं, और इसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में और संबंध खराब हो जाते हैं, जिनका परिणाम हम आज लोग देख रहे हैं। तो अमेरिका के द्वारा हाल ही में अली खोमनी को मार गिराया गया, तो कहीं ना कहीं सत्ता या तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है। वो चाहता है अभी भी कि यहाँ पर अगर हमें इसके संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करना है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ सत्ता संभालने वाला व्यक्ति हो वो अमेरिकी समर्थक व्यक्ति हो, अमेरिकी समर्थन वाला व्यक्ति हो। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा एक हिस्टोरिकल और करंट बैकग्राउंड था। इससे चीज़ें जो आगे हमारी UPSC के लिए उपयोगी होंगी, उन पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।